हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है, कैसे फिल करना है, प्रॉपरली उसको किस ऑर्डर में जमाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को, कौन कौन से एफिडेविट आपको लगाने हैं, कंप्लीट हर एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मेरे उस एक्सपीरियंस पे बताऊंगा कि आपको किस तरह वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, किस तरह आपको वहाँ पे जमाना है आपके डॉक्यूमेंट्स को, किस तरह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, कौन सी चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे चेक की जाएंगी, कौन सी चीज़ें आप अगर नहीं भी ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे पॉइंट्स पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा स्क्रूटनी फॉर्म है जो मैंने सबमिट कर दिया है। इसके आपको पता है 2 सेट होंगे, ठीक है। तो सेट 1 उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन कौन से लगेंगे, आपके ओरिजिनल गजटेड वाले जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, एंड आपके ओरिजिनल एफिडेविट्स, ठीक है। ये दो ही चीज़ ओरिजिनल जाएगी। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केवल आपके चेक होंगे, सबमिट नहीं होंगे, वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। सेट 2 में सारा फोटोकॉपी होगा। तो मैं पूरा बता देता हूँ, जो मैंने वहाँ पे सबमिट करा है वो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा सेट 1 है, उसकी मैंने फ़ोटो पूरी खींच ली और इसकी पीडीएफ बना ली। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको फिल किया था। तो ये है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म में सबसे पहले आप जब इसको फिल करोगे तो आपको कैसे फिल करना है, फिल करने की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, स्क्रूटनी फॉर्म आप जब भरोगे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोल नंबर और आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपने किया था तो उसका क्रमांक यानी रोल नंबर भी आपका आ जाएगा जब आपने उसको फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका रोल नंबर आ गया, विज्ञापन संख्या, ये ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगी, ये पद का नाम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं। 1 सेकेंड। सो इसके बाद आपको पता है, आपको यहाँ पे जो भी आपने राज्य डाला होगा, जिला डाला होगा, तहसील डाली होगी, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी डिटेल्स। अब कौन कौन से डिटेल्स जो आप भरोगे वो यहाँ पे दिखेंगे जब आप स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। तो डिटेल्स आपको दिखेंगी जो आपने फादर्स नेम डाला है, जो आपने अपनी मदर का नेम डाला है, ठीक है, और आपकी जो बर्थ डेट होगी, ये सारी फैच हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने, क्योंकि आपके 10th के सर्टिफिकेट में केवल अंग्रेजी में नाम होता है, यहाँ पे आपको हिंदी में भरवाया गया है। ये इसलिए भरवाया जाता है क्योंकि विभाग के आगे के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, उनमें ये सेम नाम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नाम इसलिए भरवाया है। तो ये नाम मैच करेंगे, वो आधार कार्ड से मैच कर सकते हैं। हिंदी वाला नाम तो आधार कार्ड से मैच हो जाएगा आपका, ठीक है, हिंदी वाला नाम आधार कार्ड से मैच होगा। अंग्रेजी वाला नाम आपका 10th क्लास की मार्कशीट है उससे मैच होगा। 10th क्लास की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे जो होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर है आपके पास, तो आपकी आधी चीज़ें वहीं, आधी जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएंगी। मार्कशीट्स अगर आपके पास कंप्लीट है तो वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने डीवी में क्या चेक किया, मेरा नेम चेक किया, मेरी 10th क्लास की मार्कशीट मांगी और वहाँ से मेरा नेम मैच किया, ठीक है। और मेरे जो फादर एंड मदर, उनका भी नेम वहीं से मैच किया उन्होंने 10वीं कक्षा की मार्कशीट से। और वो स्क्रूटनी फॉर्म से मैच नहीं किया। स्क्रूटनी फॉर्म में तो केवल आपका वो देखेंगे हिंदी वाले नाम, अंग्रेजी वाले नाम वो देखते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो लगाया है वो नेम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके नेम देखे जा रहे हैं। अगर आपके नेम में कुछ भी मिस्टेक है दोस्तों, तो आपको उसका एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपके नाम में ही दिक्कत है, क्योंकि सबसे पहले वो आपका नाम चेक करेंगे, उसी में प्रॉब्लम आ गई, कहीं भी प्रॉब्लम आ गई 10th 12th की किसी भी मार्कशीट में, आपको उसका एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप मैरिड हैं तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पत्र व्यवहार मतलब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होता है, ठीक। इसमें अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्थायी निवास का पूरा पता डाल दीजिए, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, स्नातक, ये डिटेल्स बहुत ध्यान से चेक कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने क्या चेक किया, एक तो ये अनुक्रमांक चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये प्रॉपरली भरना है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर आएंगे, ठीक है, जारी क्रमांक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे केवल रोल नंबर आएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये आपके रोल नंबर बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये मार्कशीट में वो रोल नंबर चेक कर रहे थे। उन्होंने मेरे प्राप्तांक वगैरह भी प्रॉपरली यहाँ पे फिर वो ऐसे निशान लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे चेक करते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं रोल नंबर के, ऐसे निशान लगा देंगे, हाँ ये रोल नंबर ठीक है। फिर वो निशान लगाएंगे, हाँ प्राप्तांक ठीक है, ठीक है। फिर वो देखेंगे परसेंटेज ठीक है, ठीक है।
फिर वो देखेंगे कि मेरी दिनांक जो है, जारी डेट, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ भी इशू होता है ना छोटा मोटा, तो वो बता देते हैं कि ठीक है इसको करेक्ट करवा लेना, या सादा पेपर में लिख के दे दो कि मैंने इसके लिए मतलब मैं इस चीज़ को सही करवाने की दिशा में कुछ कार्य कर रहा हूँ, ये लिख के दे दीजिए आप, तो भी वो मान जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनका यही टारगेट है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपरली जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, वो प्रोविजनल में बहुत ही मतलब रेयर केस में डालते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ही आप प्रोविजनल में जाओगे। स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपने कुछ गलती करी है तो प्रोविजनल में डालने के चांसेस बहुत कम है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम के पास जा रहे हैं। कई टीम्स जो है प्रोविजनल में मतलब बिल्कुल भी नहीं डाल रही। मैंने देखा है, जो मेरी टीम थी वो तो कोशिश कर रही थी। मेरे जो पास वाला पर्सन था उसके पास तो उसके पास एफिडेविट्स ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको बोला एक सादा पन्ना लो, उस पर लिख दो कि मैं एफिडेविट जमा करा दूंगा जब मैं ज्वाइन करूंगा। यहाँ तक वो छूट दे रहे हैं। ठीक है, प्रोविजनल में उसको भी नहीं डाला। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा आपको सहायता करेंगे इस चीज़ में कि आप जो है प्रॉपरली सारा जो है प्रॉपरली उसको अरेंज करके जमा करा दो। ठीक है, और यहाँ तक कि कई लोग जो है साइन भी नहीं करके लेके गए थे, उनके साइन वगैरह वहीं करे उन्होंने टेबल पे बैठ के, तो भी वो मतलब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह अरेंज करना है। बस आपको वहाँ जाके कैसे जमा कराना है कंप्लीट बता दूंगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट्स लगेंगे। अगर आप मेरा ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख लो, 2 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा किसी से भी। ठीक है, तो आपको ये डिटेल्स आपको प्रॉपर भरनी है। अगर किसी ने मान लो यहाँ पे कुछ गलती कर दी, जैसे अनुक्रमांक की जगह जारी क्रमांक भर दिया, तो वहाँ आप समझा देना कि ई मित्र से भरवाया था और उसने थोड़ा जल्दीबाजी में जो है थोड़ा गलत कर दिया। या फिर आप ये बोल देना कि मैम हमने सही भरा था, बट सर्वर में कुछ ऐसा इशू हुआ कि इसको जब करेक्ट किया तो हो नहीं पाया। इस तरह के अगर आप कुछ रीजनेबल उनको दोगे ना, ठीक है, रीजनेबल आप थोड़ा सा उनको बहाना भी बनाओ तो ऐसा बनाओ कि उनको थोड़ा लगे हाँ कि आपकी ज़्यादा गलती नहीं है, सर्वर की मिस्टेक है, कुछ ऐसी मिस्टेक है, तो वो कंसिडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको बोर्ड और विद्यालय का नाम, ये आपका शैक्षणिक योग्यता सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं डिटेल से चेक करी जाएंगी। एक एक पॉइंट चेक करा जाएगा, आपके कोर्स की अवधि चेक करी जाएगी, आपके विद्यालय बोर्ड का नाम प्रॉपरली चेक किया जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम प्रॉपरली चेक किया जाएगा, मार्कशीट से मिलाया जाएगा, आपके ये मार्क्स सारे चेक करे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से जब भी आप स्क्रूटनी फॉर्म भरो तो शैक्षणिक योग्यता वाला जो आपका पोर्शन है इसको बहुत ही ध्यान से और आराम से भरना है। एक एक चीज़ इसकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम जब आगे चलते, हाँ, जिनका भी एमए वगैरह जिन्होंने कर रखा है, ठीक है, जिनका भी मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी डिग्रीज करी हैं, ठीक है, RSCIT वगैरह करी, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एमए, एमकॉम, MSc या बीएड वगैरह कुछ कर रखी है, या पात्रता कोई एग्ज़ाम दे रखी है, नेट सेट गेट वगैरह, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक एक और मुझे मैंने कमेंट पढ़ा, ठीक है, तो उनका कमेंट ये था कि ई मित्र ने गलती से भर दिया कि वो गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ गलती होती है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि वो गलती से जो है मेरे द्वारा गलती से भर दिया गया है, मैं सरकारी सेवा में नहीं हूँ। ठीक है, तो वो कंसिडर कर लेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म की गलती वो मान लेंगे। अगर आपने कोई गलती की है, आप एफिडेविट लगाइए तो वो आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको प्रोविजनल में डाल देंगे, ये होगा आपके साथ। ठीक है, आपकी डिग्री मिसिंग है, आपकी डिग्री आई नहीं है, तो फिर आप प्रोविजनल में जाओगे, और अगर आप 18 तारीख के बाद आपका रिजल्ट वगैरह आ रहा है देन आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये मतलब ये कुछ रूल्स है, बिल्कुल फिक्स्ड रूल्स है वहाँ पे, कि अगर आपकी डिग्री नहीं है, एग्ज़ाम बाद आ रही है, देन यू आर आउट। ठीक है, आप सीधा बाहर होगे। वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे आपको कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट का लगा देंगे वो। ठीक है, यानी वो वहाँ पे अपात्र लिख देते हैं। ठीक है, अपात्र लिख देते हैं। मेरा पूर्णतः पात्र था तो मेरा पूर्णतः पात्र लिख के उन्होंने मेरा सबमिट कर लिया था। आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना, सिंपल इसको खाली छोड़ना है। आगे चलिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना। हाँ,
मैंने यहाँ पे साइन नहीं करे थे, ठीक है, तो 2 साइन वो आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप चाहे तो पहले से ही साइन करके जा सकते हैं। तो साइन कैसे करवाएंगे वो यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये मेरा साइन है सेम यहाँ पे इस पन्ने पे, ठीक है, आप चाहें तो पहले कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो पहले, जैसे मैंने वहाँ पे यहाँ पे ऐसे साइन कर दिए थे, फिर उन्होंने बोला डेट भी डालिए, तो जैसे मेरी जो 8 डेट थी तो मैंने ये इस तरह डेट वहाँ पे इस तरह डेट डाल दी। सेट 1 में भी ये होगा और सेट 2 में भी ये होगा, ठीक है, दोनों में ही ये काम करना है आपको। साइन प्लस डेट आपको वहाँ पे डालनी है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो पेज है, याद रखिएगा जहाँ पे आपको स्थान, दिनांक और ये जो आपका हस्ताक्षर है उस वाले पेज पे आपको साइन करवाएंगे और आज की डेट डलवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी आपकी डेट है वो डेट वहाँ पे डलवाई जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे, ठीक है, ये संलग्न सूची। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट है कि जारी क्रमांक की जगह रोल नंबर डाल दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो रोल नंबर ही है, ये जो 3 मैंने यहाँ पे जो इनको हाइड करा है, ठीक है, तो ये रोल नंबर ही है। ये ऑटोमेटिकली मशीन जो आपका सर्वर है, जब आप डेटा डाल देते हो उस पर, तो जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली जिनका यहाँ पे जो भी आप देखोगे, ठीक है, तो जारी क्रमांक आपको उपाधि पे दिखेंगे, ठीक है, और एक आपको दिखेंगे अनुक्रमांक, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 तो अनुक्रमांक ही दिखेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया है सर्वर पे कि आपको जो शुरू के 3 होंगे वो ऑटोमेटिकली एनए के साथ अनुक्रमांक आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जारी क्रमांक। और अगर किसी का जारी क्रमांक गलत भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ओरिजिनल के साथ आपकी फ़ोटोकॉपी मैच कर लेंगे। स्क्रूटिनी फॉर्म में अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हो ना, तो वो कंसिडर कर लेंगे। आप वहाँ बता देना कि थोड़ा गलती से मैंने फिल कर दिया, इस तरह थोड़ा सा चूक हो गई, तो वो कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और एफिडेविट नहीं बनवा रहे, स्क्रूटिनी में कोई भी गलती होगी उसके लिए एफिडेविट नहीं बनवाएंगे। हाँ, आप कुछ, जैसे आप एक मिस्टेक मैंने भी आपको बताई कि आपने सरकारी सेवा में है, इस तरह की कोई गलती कर दी ना, तो एक ले जाना बनवा के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। बाकी जारी क्रमांक, अनुक्रमांक, इनकी गलतियाँ मतलब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिकली आपके इसी तरीके से आएगा, जैसे ही आप वहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करोगे। अगर आप फैच नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने बताया वहाँ पे, मेरी पहली वीडियो देख लेना इससे पहले वाली, उसमें मैंने बताया कि क्रॉस क्रॉस के निशान पे जैसे आप क्लिक करते हो, उसके बाद आप सारी डिटेल्स मैनुअली फिल कर सकते हो, फैच करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 10वीं कक्षा की मार्कशीट फैच हो गई थी, लेकिन 12वीं कक्षा की मार्कशीट मेरी भी फैच नहीं हुई थी, मैंने मैनुअली सब कुछ एंटर करा। अब कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 100 KB की फाइल नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम है बिग PDF 11 जॉन, ठीक है। सीधा आपको कुछ नहीं करना, 11 जॉन डालना है, ठीक है, 11, और जैसे आप जॉन डालोगे 11 जॉन, बस सर्च कर दो। इसके बाद आपको जो पहला लिंक दिखेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ऑनलाइन फ्री कंप्रेस PDF साइज, ठीक है। तो ये वाला आपको, ये लिंक मैं वैसे अटैच भी कर दूंगा, ठीक है, URL में, सॉरी मेरे कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये सबसे, मैं कह सकता हूँ, ईजी है यूज़ करने में। सेलेक्ट कोई भी PDF है, मुझे उसको छोटा करना है। जैसे मुझे एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की साइज़ मुझे 100 KB की करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि इसकी ओरिजिनल साइज़ है 678 KB, लेकिन अभी जब मैं इसको 50% रिड्यूस कर दूंगा तो इसकी साइज़ कितनी रह जाएगी, 123.66। लेकिन मुझे 100 के अंदर करना है, तो इसको बढ़ा दो बस आप, ठीक है, इसको बढ़ा दो, मैं इसको 70 कर देता हूँ, 70% कंप्रेस, और इसको क्लिक कर दो कंप्रेस पे। अब आपको यहाँ दिख गई न्यू साइज़ है 98, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि क्या, जब आप इसको सेव करते हो ना तो साइज़ थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो नई साइज़ आ जाएगी, हाँ 89 आ गई, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर लो, बस जस्ट क्लिक कर दो, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आपको पूछेगा और इस तरह सेव कर लो। तो ये जो अब नया आ गया मेरे पास, ये कितने KB का आ गया, 89 KB का। और डिस्क पे जाके जब सेव होगा तो 1-2 KB बढ़ जाता है, तो अराउंड 90-91 KB का हो जाएगा।
तो इस तरह आप जो है 100 KB के अंदर बना सकते हैं। ये लिंक याद रख लीजिएगा, bigpdf.11zone.com, ठीक है, कंप्रेस PDF वाला। इस URL को देख लेना, इस पे आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे। सबसे पहले मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड करी, जारी क्रमांक वहाँ पे डाले, ठीक है, ये देखो सारा। उसमें मैंने संलग्न संख्या 1 डाली। कई लोगों ने यहाँ पे 1111111 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे वो इस चीज़ के लिए भी, ठीक है। इसके बाद ये जारी क्रमांक दूसरा, जारी क्रमांक तीसरा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, देखो मैं बताता हूँ यहाँ भी मुझे कई लोगों को इशू था कि बस इतना सा डाल दिया। तो मूल निवास में भी टोकन नंबर मेरे मूल निवास पे नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। विवाह प्रमाण पत्र में आपको जो 20 डिजिट्स हैं, 20 डिजिट्स का जो नंबर होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो ही डालना है। कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे विवाह प्रमाण पत्र में क्या है, क्या होता है, एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपके कुछ इस तरह का ऐसे कुछ करके 20 डिजिट्स का एक नंबर होता है, ठीक है, सपोज ये है। इसके बाद ऐसे लिखा हुआ है /2022, ठीक है। / आप एंटर नहीं कर सकते, इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। तो जो ये 20 नंबर है ना, ये 20 डिजिट्स का है, ठीक है। ये 20 डिजिट्स का ही नंबर डालना है। ये /2022 /2021 ये वाला जो पोर्शन है ये आप रिमूव कर दीजिए, ये आप उसको हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी बस यही डाला था 20 डिजिट्स, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आराम से एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र में जो आपके कॉलेज का मतलब आप जितना शॉर्ट कर सको मतलब इसको वो कैसे वेरीफाई करते मैं बताता हूँ। जो आपका ओरिजिनल होगा उसमें बस वो सीधा सीधा वहाँ पे प्रिंट आउट होगा कि ये 425 नंबर का मेरा चरित्र प्रमाण पत्र था। अब वहाँ पे आगे चाहे कुछ भी लिखा हो कि आपका, सपोज मेरा आर्या कॉलेज का था, आर्या कॉलेज C25 425, तो आपको लास्ट की डिजिट्स उठा लेनी है बस। तो वो बता दूंगा मैं मेरा चरित्र प्रमाण पत्र कैसा था और मैंने 425 कैसे पिक किया, ठीक है। बाकी ये जारी क्रमांक आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद मूल निवास में मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने पिक करे डिजिट्स, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। और विवाह प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, / और ये 2022 ये सब छोड़ देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ वो चेक कर रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पे ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट है, वो बस ये देख रहे हैं कि आपने क्या क्या भरा है, तो ये वो इस तरह टिक लगा रहे हैं, ठीक है, ये टिक ये टिक ये टिक, वो भी टिक लगा देते हैं इस तरह, ठीक है। तो वो इस चीज़ को चेक करें, तो ध्यान रखना इसको, इसको वो थोड़ा सा देख रहे हैं। बाकी एक यहाँ भी जैसे इसको भी उन्होंने थोड़ा चेक किया था, तो ये थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, इसमें टिक लगाते हैं। अब आगे आते हैं अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपको जिसको रिलैक्सेशन चाहिए उसी को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना। यहाँ पे आपके साइन जो पहले थे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब के, और अभी जब आवेदक के हस्ताक्षर हैं वैसे, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे दोनों ही अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब वहीं वो जो लोग हैं वो यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रूटनी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो स्क्रूटनी में एक्चुअली यहाँ पे जो वो लोग डालेंगे, ठीक है, कि आपका सही है या नहीं है, सब कुछ हाँ या नहीं वाला पूरा चेक करेंगे। जो भी कमी होगी वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका सब कुछ सही है तो लिख देंगे हाँ ये सब कुछ सही था, ये सही था, ये कमी रह गई, ये सब डाल देंगे वो, हाँ या नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इस तरह साइन भी लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है, टिक भी कर सकते हैं कि हाँ ये सब ठीक है। और यहाँ पे फिर वो लास्ट में जब आपका सब कुछ ठीक होता है तो बोल देते हैं कि हाँ आप जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, अब आप ओरिजिनल कलेक्ट करके ले जाइए, बस इतना बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो अपने साइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्रूटनी का, ठीक है। अब आते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को। तो अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या फ़ोटो के ऊपर सील लगवानी है क्या, तो नहीं लगवानी दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ ये यही फॉर्म मैंने सबमिट करा है, ठीक है। तो इस तरह आपको देखो, मैंने फ़ोटो, मेरी तो फ़ोटो भी काफ़ी बड़ी थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सब चीज़ों की। आप देखिए 1 सेकेंड। तो देखिए ये जो मेरा क्रॉस साइन है मैंने ऐसे करा, ठीक है, क्रॉस साइन। और फोटो की साइज़ भी देख लो आप कितनी बड़ी है। आपको पहले नेम भरना है, फिर सरनेम भरना है, याद रखना केशव और फिर सरनेम नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आपको रोल नंबर भरने हैं अपने, ठीक है, ये 3 चीज़। सबसे पहले वो चीज़ अटेस्टेशन फॉर्म में क्या चेक करें दोस्तों, आपका रोल नंबर चेक करेंगे, ठीक है, रोल नंबर आपका चेक करेंगे, आपका नाम चेक करेंगे, आधार कार्ड से मैच करेंगे या फिर 10th की मार्कशीट से मैच कर लेंगे। वैसे 10th की मार्कशीट प्रेफर करेंगे, इंग्लिश में जो भी चीज़ लिखी होगी वो 10th की मार्कशीट से प्रेफर करेंगे मैच करना। इसके बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस वगैरह आपको डालना है, स्क्रू जब भी अटेस्टेशन फॉर्म बनना है आपको पता है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होता है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको इस तरह अपना एड्रेस डाल देना है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना विलेज, फिर आपकी तहसील डालनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर पिन कोड डालना है जहाँ पे आप रहते हो। तो ये एड्रेस तो आप भर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको होने वाली नहीं है। तो चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं हम नीचे। ये होम एड्रेस हो जाएगा आपका, तहसील वगैरह डालनी है। होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को सेम रखने की कोशिश करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाद में चाहे आप कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन अभी थोड़ा सेम रखने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि वो आपसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना पूछे कि आपने क्यों चेंज किया वगैरह। नीचे आप देख लो फादर्स डिटेल में आपको विलेज डालना है, तहसील में डालना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारा हो गया। तो ये पूरा डाल देना, ऑक्यूपेशन वगैरह डाल देना कि आपके फादर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनैलिटी तो देखो सारी ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी, ठीक है। आप प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको शायद ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, जो मैरिड है उन्हीं के शायद ये ऑप्शन आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, ठीक है। फिर आती है आपकी प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, तो ये ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाती है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना तो आपको प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस उसको आपको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देना है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म में कहाँ पे आती है डेट, वो आपको यहाँ पे सीधी सीधी फिल कर देनी है। उसके बाद आता है आपका एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं कक्षा जब आपने पास करी थी, यानी 10वीं कक्षा के जारी, जब आपको 10वीं की मार्कशीट जारी हुई थी उस दिन तक आप कितने साल के हो गए थे, आप कितने मंथ के हो गए थे, ठीक है, टोटल आपको काउंट करके यहाँ पे इंसर्ट करना है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ और स्टेट वगैरह ये आपको इस तरह डाल देना है। आपका रिलीजन आपको लिख देना है, और अगर आप SC ST से हैं तो यस लिख देनी है, और आपको अपनी कास्ट बतानी है। अगर नहीं है तो सीधा नो लिख दो। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैंने नो लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डेट ऑफ एंटरिंग क्या डालनी है। तो दोस्तों संडे एक बार कैलकुलेट कर लेना कि संडे की मत डाल देना। मैंने ये बिल्कुल अंदाजे से डाली है, किसी को नहीं पता होता कब हमने ज्वाइन करा था 10th क्लास, तो अब मैंने अंदाजे से डाल दी कि 1 जुलाई को ज्वाइन कर लिया। तो थोड़ा डिफरेंट डाल देना, ऐसा नहीं सब में 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई कर दो, ऐसा मत करना। जैसे मैंने इसमें 1 जुलाई डाल दी डेट ऑफ एंटरिंग, फिर मैंने 12th की डाल दी 4 जुलाई, फिर मैंने कॉलेज की डाल दी 2 जुलाई, ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता होती। डेट ऑफ एंटरिंग आप अपनी मन से डाल सकते हो, संडे मत डालना, कोशिश करना मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ डालो, ठीक है, संडे डालने से बचना। मैंने पहले देखा भाई 1 जुलाई को संडे तो नहीं था ना, 1 जुलाई 2009 को क्या था ये चेक कर लेना, सर्च कर लेना 1 जुलाई 2009 को क्या था, या जो भी आपकी डेट हो, ठीक है, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की हो वो चेक कर लेना, और उस अकॉर्डिंग अपनी जो है यहाँ पे डेट ऑफ एंटरिंग डाल सकते हो। अनुमान से डाल दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ लीविंग में आपको क्या भरना है दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट है ना 10th की, वो जब जारी हुई थी ना वो डाल दो बस। जैसे 10th की मार्कशीट मेरी जारी हुई थी 25 जून को, तो मैंने डेट ऑफ लिविंग में मैंने 10th की मार्कशीट की जो वो जिस दिन जारी हुई थी वो वाली डेट यहाँ पे फिल कर दी। 12th की मार्कशीट मेरी 15 मई को जारी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे 15 मई फिल कर दिया। मेरी ग्रेजुएशन यानी बीटेक की मार्कशीट मेरी 12 जुलाई को जारी हुई थी, तो मैंने इस दिन उस डेट को यहाँ पे डाल दिया। मेरी डिग्री जो है 12 जुलाई 2017 को आई थी दोस्तों, 1 साल बाद। डिग्री का नहीं डालना दोस्तों, यहाँ पे डिग्री का नहीं डालना, कंसोलिडेट जो मार्कशीट है वो वाली डालनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
कंसोलिडेट मार्कशीट की डेट ऑफ लिविंग है वो डालनी है, ठीक है। डिग्री वाली नहीं डालनी, इस चीज़ को ध्यान से सोच के करना। यहाँ पे 2017 नहीं लिखना था मुझे, 2016 लिखा मैंने, ठीक है। बीटेक किया मैंने कंप्यूटर साइंस से, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। CSE भी लगा सकते हो, मैंने बस C.S. लिख दिया, कंप्यूटर साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपने कॉलेज का, ठीक। मैंने डाल दिया आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग IT, शॉर्टकट लिख दो क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। विलेज मैंने कुकस लिख दिया क्योंकि कुकस में है कॉलेज, जयपुर। विलेज नहीं है तो विलेज छोड़ देना, ठीक है। जैसे कहीं विलेज में नहीं है, कई स्कूल्स वगैरह, जैसे मेरा जो 12th क्लास का स्कूल था वो विलेज में नहीं था तो मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। सीधा लिख दिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेम और सीधा विलेज छोड़ दिया, जयपुर, और पिन कोड डाल दिया फिर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल दो, नेम डाल दो, बहुत है। इसको बिल्कुल भी चेक नहीं करे वो, इस पेज को वो बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे भरा हुआ है या नहीं। वो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करने वाले कि आपका पिन कोड क्या है, ये सब वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस पेज की तो आप बिल्कुल टेंशन, मतलब ये वाला पोर्शन तो नहीं चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपका चेक होगा कि आपके साइन सही करवाया नहीं करवाया आपने, आपने जो भी अटेस्टेड कराया वो प्रॉपरली कराया नहीं कराया, ये चीज़ चेक करेंगे। और आपके सिग्नेचर होने चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म पे। कई लोग यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, वहाँ जाके सिग्नेचर कर रहे हैं। दोस्तों, आप पहले से ही सब कुछ फिल करके जाओ वहाँ पे। आप अगर पहले से ही सब कुछ फिल करके जाओगे तो आपका DV तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर भीड़ लग जाती है दोस्तों। तो भीड़ से बचने का एक ही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका रोल नंबर बाद में आ रहा है, ठीक है। वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप फटाफट कैसे करवा सकते हो, ठीक है। फटाफट कैसे फ्री हो सकते हो, उस चीज़ का भी मैं तरीका बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखवा दिए, जो भी रेफरेंसेज हैं अपने नाम लिखवा सकते हो, जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं जो आपको जानते हैं। जब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो ये इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये पर्सन यहीं पे रहता है, तो उस हिसाब से आपको ये लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ यहीं पे रहता है। तो इस तरह आपको पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे डेट कौन सी डालनी है दोस्तों, यहाँ पे डेट और प्लेस लिखा हुआ है। प्लेस मतलब जहाँ पे आपने ये साइन करवाया, जहाँ पे आपने अटेस्टेशन फॉर्म साइन करवाया। तो मैंने अपने गांव में करवाया था तो मैंने गांव का यहाँ पे प्लेस में अपने गांव डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में डालना है और कैपिटल लेटर्स में डालना है, ठीक है। जैसे ये नेम लिखे हुए हैं ना वैसे कैपिटल लेटर्स में। सिग्नेचर मेरे इस तरह थे, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है। और डेट मैंने डाल दी, जिस दिन मैंने अटेस्टेशन कराया था, मैंने 23 को अटेस्टेशन कराया था तो मैंने उसकी डेट डाल दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अपना नाम डाला, फिर फादर का नेम आएगा आपका, फिर यहाँ पे आप 10 डाल देना, ठीक है। 10 साल से ये जानते हैं। और सिग्नेचर इस तरह आपको सिग्नेचर दिख जाएंगे। तो मैंने जो भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे सिग्नेचर करवा सकते हैं। और फिर वही गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे प्लेस भर देंगे, आपका प्लेस किस प्लेस पे उन्होंने साइन करा, मतलब वो किस प्लेस पे थे जहाँ पे उन्होंने साइन करा, और डेट डाल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों जगह आपके गांव का नाम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जहाँ आप रहते हो, गांव शहर जहाँ भी आप रहते हो, प्लेस में वो नेम आ जाएगा। बस वो सिग्नेचर देखते हैं और सील देखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते। बाकी अगर आपने यहाँ पे साइन नहीं करा होगा तो साइन करवाएंगे आपसे, सिंपल। ये आपका अटेस्टेशन का काम खत्म हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ हो रही है एक, ठीक है। फी रिसिप्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आपके जैसे यहाँ पे सक्सेस की जगह आपके लिखा हुआ है नल, ठीक है। अब देखो नल लिखा हुआ है, मैंने एक जो मेरे पास में बैठे थे उनकी देखी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आपका टोटल पेड यहाँ पे 110 की जगह मान लो ₹0 लिखा हुआ है, ठीक है, रेस जीरो। अगर यहाँ पे आपको रेस जीरो लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप एहतियात के लिए बता रहा हूँ, ₹100 का पोस्टल ऑर्डर ले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपने पेमेंट नहीं करा है। अगर यहाँ पे टोटल पेड फीस जीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में तो आपको पोस्टल ऑर्डर लेके ही जाना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप फिर आपको मिलेगा नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है ₹100, अगर वो नहीं भी लेते तो भी कोई इशू नहीं है, ₹100 आप खर्च कर ही सकते इतने से। तो अपने एहतियात के लिए आप लेके जाइए, ठीक है। तो पोस्टल ऑर्डर ले जाना जिनके नल आ रहा हो। इसके बाद वो ये चेक जरूर करते हैं कि आपके टोटल पेड कितनी आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल पेड आपकी कितनी आ रही है ये देखेंगे वो। अगर आपकी जीरो ही आ रही है तो आप पोस्टल ऑर्डर वहाँ पे लगा देना। चलिए, इसमें तो फिर वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, बस इतना ही देखेंगे।
और फिर आपका ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम वगैरह तो वो नहीं चेक करेंगे इतना, ये सब तो खैर सारी डिटेल्स वहीं से आती है, एसएसओ से तो कोई इशू नहीं होगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ये है, ये चीज़ें जो आपकी सबसे पहले और सबसे ध्यान से जो चीज़ चेक करी जा रही है ना वहाँ पे दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म से भी ज़्यादा ध्यान से चेक किया गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने एप्लीकेशन भरा था, कई लोग वहाँ पे बिना एप्लीकेशन फॉर्म लिए आ गए, ये गलती मत कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबसे ऊपर लगेगा, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म सबसे ऊपर नहीं लगेगा दोस्तों। बहुत से लोग इस गलतफहमी में कि स्क्रूटनी फॉर्म सबसे ऊपर लगेगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे ऊपर आपका फर्स्ट क्रमांक बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट क्रमांक है, ये सबसे ऊपर लगेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये 2 पेज का फॉर्म है आपका, तो शुरू में ये 2 पेज ही आपके सबसे ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा क्रम बता दूंगा अभी कि किस क्रम में हमने वहाँ पे जमाया था आज, और क्रम बदल भी गया। पिछली बार कई लोग जो वहाँ पे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जब डीवी करा के गए थे, उस टाइम कुछ और क्रम था, बेसिक में कुछ और हो गया। तो हो सकता है कल को वो क्रम बदल दे, पर जो आज 27 तारीख को जो उन्होंने क्रम रखा, वो क्रम मैं बता देता हूँ आपको किस तरह रखा था, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट, इसको देखो यहाँ पे जो आपने नेम डाला होगा ना दोस्तों, ये नेम आपके यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चेक करी थी। सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही चेक करी कि जो आपने आवेदक का विवरण है ना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, ये दोस्तों आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी की एरर है ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम में आ सकते हो आप, ठीक है। तो आप एफिडेविट बनवा के ही जाना। अगर यहाँ पे उनको दिक्कत लग गई इन फील्ड्स में, ठीक है, अगर 10th की मार्कशीट से आपका ये मैच नहीं हुआ, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर वो आपको प्रोविजनल में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एफिडेविट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ तो वो सबसे पहले चेक कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ चेक होगी वो यही होगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली अच्छे से जो है यहाँ देख लेना, आपका पूरा सारे डिटेल्स, अपने फादर नेम, मदर नेम, ये सारा आपका बिल्कुल ठीक होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जब ये, हाँ एक चीज़ देखेंगे कि आपकी उम्मीदवारी की आयु वगैरह देखेंगे वो, ठीक है। वो ये इसलिए देखते हैं कि कहीं आपकी आयु 40 से ऊपर तो नहीं निकल गई, ठीक है। जैसे अगर आप आयु में रिलैक्सेशन नहीं चाहते और आपकी 40 से ऊपर निकल गई है, तो मतलब आपका जो है ये फॉर्म जो है खारिज हो जाएगा। ये चीज़ें वो सब चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये आप अगर उससे ऊपर हो जाते तो फॉर्म ही नहीं भरा जाता, लेकिन वो ये सब चीज़ें चेक करते कि कोई मान लो गलत आयु वगैरह बता के कुछ कर दे, ठीक है। अगर आप गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे आप पकड़े जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको एज वगैरह ये सब चीज़ें बहुत प्रॉपरली भरनी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चेक हो रही है। इसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद वो लोग चेक करें कि आपकी आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे भरा है ना एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों, वही आप वहाँ पे भरें, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो आपने यहाँ मोबाइल नंबर डाला है वही आप वहाँ भरें। वहाँ पे आपको एक शीट भी देंगे, वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और आपके रोल नंबर के सामने आपको मोबाइल नंबर बनने हैं, और आपका इसके अलावा आपको वहाँ पे अपने साइन करना है, ठीक है। 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये अब आपका नॉर्मल करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह है, ये सब एड्रेस आप भर ही देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सेम डिटेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब एक प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बच्चों को, ठीक है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब कई लोगों ने क्या है, जैसे ई मित्र से भरवाया तो उन्होंने क्या करा, 2.5 लाख से कम है नहीं, 9 की जगह उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, यस कर दिया, ठीक है। अब कई लोगों का क्या हुआ कि इस चक्कर में आपके पैसे कम कट गए, ठीक है। जैसे मान लो 450 का फॉर्म था, आपने नो कर दिया, अब 250 का ही फॉर्म रह गया, सपोज बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, क्योंकि पैसे कम लगते हैं। आपने बता दिया कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो आपकी फॉर्म की फीस कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप RSM SSB को
एक डायरेक्टली एक बार कांटेक्ट करके पूछ लीजिए कि क्या ये फॉर्मेट सही रहेगा, कि उनको ही आप एक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ बना के भेज दें, ठीक है, कि हाँ मैं इतना कम, जो भी आपका यहाँ पे गैप रहा है, जैसे 200 रुपये का गैप हो गया मान लो, तो आप ये डायरेक्टली जमा करा दें RSMSSB में। फॉर्मेट वगैरह आप देख लेना, एक तरीका है, ठीक है। अब मुझे इसका प्रॉपर आइडिया नहीं है कि किस तरह करते हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप विभाग को, सचिव को लिख दो RSMSSB में, और वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप इसको मैच कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम कईयों को ये आ रही है कि भाई साहब 450 भी कट गए और यहाँ पे यस भी लिखा हुआ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उन कैंडिडेट्स को RSMSSB को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए और एक बार प्रोसीजर पूछ लो। आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछते रहोगे, कोई भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। जिसके साथ हुआ है या जो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है, अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर लिख देना कि इसका क्या सोल्यूशन है। कि जिसके 450 भी कट गए, ठीक है, एक पर्सन का मेरे पास अभी कमेंट आया, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं पता। अब वो अदर स्टेट से, अगर अदर स्टेट से है और उसके पैसे भी पूरे लग चुके हैं, तो और लेकिन यहाँ पे यस लिखा हुआ रहा है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जो जो यहाँ पे क्वेरीज पूछ रहा हूँ, आप जिसको भी अगर उसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और लोगों की मदद हो सके वहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक का हो गया। ओके, यहाँ पे सेम। अब देखिए एक चीज़ और है, मैंने क्या करा था, मैंने तो एक और एक और यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लिया इसका। जब मैंने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने वहाँ पे पेमेंट किया था, उसका अलग से भी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। SSO में जाके वहाँ पे क्लिक कर दो, प्रिंट निकल जाएगा। तो पर वो ये चीज़ नहीं मांग रहे, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसी चीज़ को चेक कर ले रहे हैं। अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ रहा है, ऑब्वियसली सक्सेस लिखा हुआ आएगा ही, तभी तो आप यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिला। तो इसको तो वो चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। रिसीट वो चेक करेंगे केवल अभी वाली, ये वाली रिसीट तो वो कुछ चेक नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे भूल जा रहे हैं, वो ये है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इस तरह आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। वो वहाँ पे आपको वैसे तो टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आपको सच में समय बचाना है ना, तो जैसे मैंने दिखा रखा है ना, सेल्फ अटेस्ट इसी तरह करना है, आपको पहले ही करके जाना है घर से। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके कर रहे हैं, क्यों आपको टाइम बर्बाद करना है वहाँ पे? अगर आप फटाफट रेडी हो जाओगे, बस सीधा आपको कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स सारा इकट्ठे करके उसमें आपको एक उसमें होल बनाना है, ठीक है, वहाँ पे उसको धागे से बांध देना है और आपका 5 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी जल्दी निपटना है ना, वो ये सारे काम घर से ही करके लेके जाएं। अब यहाँ पे मैंने तो इसकी अलग से रिसीट निकाली थी, ये रिसीट काम नहीं आएगी दोस्तों। 10 फरवरी की रिसीट आप देख रहे हो 450 की, ये काम नहीं है, ये मैंने हटा दी। ये भी मैं लेके गया था डॉक्यूमेंट, लेकिन ये काम की नहीं है, ये आप नहीं भी लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चेक करेंगे वो। और इसको भी देखो, इस तरह टेस्ट आपको सबको करना है। अब प्रोविजनल पत्र में सेम वही ये सारी डिटेल्स, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ये यहाँ पे इस तरह आपको अटेस्टेशन, सेल्फ अटेस्टेड, आपको जितने भी आपके फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट हैं, जो जो मैं आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो सारे इस तरह आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। 10th की मार्कशीट है, ठीक है। 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। 10th की मार्कशीट तो आपको फोटोकॉपी करा ले जाना 3-4 एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो नहीं दे दो आप। तो 10th की मार्कशीट तो आपको करवा के ही रखनी है, फोटोकॉपी ज़्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फालतू में अगर मान लो कुछ भी यहाँ पे सपोज अगर आपका जारी क्रमांक वगैरह यहाँ पे मान लो किसी का कट रहा है ना, तो फिर वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 10th की मार्कशीट वगैरह प्रॉपरली आपको आपके पास होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी अच्छे से होनी चाहिए, अच्छी प्रिंट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरह 10th की मार्कशीट में आप इस तरह साइन कर दो। कई लोग सोच रहे हैं कि नीचे कैसे करें, जगह ही नहीं है, तो बीच में भी कर देंगे ना इस तरह। ये जैसे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरी 12th की मार्कशीट है, यहाँ पे भी आपको वो यहाँ से आपके मार्क्स चेक करेंगे, ठीक है। 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेंगे, और जो आपने फिल करा होगा ना स्क्रूटनी फॉर्म में, वो यहाँ से वो मैच करेंगे आपका। ये मेरा जहाँ, और 10th 12th सारी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है।
ये अब इसके बाद क्या है, 10th 12th के बाद ये हो गई। ये क्रम नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये क्रम नहीं है। क्रम मैं बताऊंगा कौन सा क्रम रहेगा, क्रम का मैं बताऊंगा, और मेरा डीवी एक्सपीरियंस भी अभी बता दूंगा बाद में वहाँ पे क्या क्या हुआ और भी। ये मैं आपको पूरा स्क्रूटिनी फॉर्म पहले बता रहा हूँ। तो स्क्रूटिनी फॉर्म का ये सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 है। स्क्रूटिनी फॉर्म के अलावा जो भी सेट 1 में क्या क्या लगेंगे वो सारी चीज़ें। इसके बाद ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इस तरह की आपके पास होगी। अब देखिए ये डेट ऑफ इशू है ना। अब एक और कमेंट मैंने पढ़ा कि डेट ऑफ इशू उनकी आज की है क्योंकि उन्होंने कुछ करेक्शन करवाया था, ठीक है। तो अगर आप अब स्क्रूटिनी फॉर्म भर रहे हो, अगर कोई आज स्क्रूटिनी, अगर किसी की डेट ऑफ इशू आज की है, ठीक है, और स्क्रूटिनी फॉर्म अगर आप आज भर रहे हो तो एक बार पहले कांटेक्ट जरूर कर लेना RSMSSB में कि पुरानी डेट डाले या नहीं, क्योंकि ये आपको दिक्कत कर सकता है दोस्तों। वहाँ पे वो डेट ऑफ इशू बहुत ध्यान से चेक कर रहे हैं, डेट ऑफ इशू का दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप एक बार जरूर कनेक्ट कर ले, या जिनको ये इशू था वो एक बार बता देना कि उनका क्या सोल्यूशन निकला वहाँ पे। तो जिसके साथ भी ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि उसका ये सोल्यूशन है, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे भी नहीं पता। वैसे तो आपको लेटेस्ट वाली ही डेट ऑफ इशू डालनी चाहिए, क्योंकि वो अब आपने अपडेट करा ली है, लेकिन फिर उसका कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ना समझ ले कि आपने अभी पास करी है। तो ये चीज़ आप उनको समझाना फिर, या फिर एक एफिडेविट बनवा लेना। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि RSMSSB में अगर एक बार आप कांटेक्ट करके पूछ लो तो वो बेस्ट है। इसके बाद ये डिग्री है आपकी, ठीक है, इस तरह डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के नीचे भी आपको इस तरह साइन करने हैं। फिर आपके फर्स्ट सेम से लेके लास्ट सेम तक, 8 सेम तक की जितनी भी मार्कशीट है सब पे आपको इस तरह जो है उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। तो जितनी भी मार्कशीट है मैंने इन सबको सेल्फ अटेस्ट कर रखा है। ये 5th सेम कंसोलिडेटेड आपको ऊपर रखनी है। कंसोलिडेट के बाद आपको फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर की मार्कशीट रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने भी जैसा भी कोर्स करा वो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी फाइनल 8 सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई। इसके बाद आएगा आपका आधार कार्ड, ठीक है। अब कई लोग बोल रहे थे कि आधार कार्ड में अगर आपकी फ़ोटो दिख नहीं रही, जैसे ये मेरी फ़ोटो 10 साल पुरानी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपरली विजिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम लाइट कंडीशन ठीक नहीं थी जब वो आधार बना रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसके लिए क्या करा, मैं आधार सेंटर पे अपडेटेड अपनी फ़ोटो अपडेट करा चुका हूँ, तो वो नया आधार आ जाएगा मेरा। पर आप अगर आपका नया आधार भी है ना, और आप जैसे पुराने आधार से मैंने यहाँ पे डाल रखा है सारा, जैसे पुराने आधार की मैंने फ़ोटोकॉपी और पुराना आधार ले गया, नया आधार मेरा पता नहीं बना है नहीं बना, लेकिन अगर आपका पास 2 आधार हो ना तो दोनों ही ले जाना, ठीक है। जैसे कई लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोटो अपडेट करा रहे हैं, ठीक है, तो फ़ोटो अपडेट के बाद नया आधार कार्ड आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप फ़ोटो अपडेट करा रहे हैं या कुछ एड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों ही आधार कार्ड लेके जाना। लेकिन कोशिश करना कि उनको वही दें, उनको बता दें कि मैंने नया भी बनवा लिया है, लेकिन उनको वही दें जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी आपने जहाँ भी आपने डिटेल्स फिल करी है, जैसे अपने घर का एड्रेस है अगर आपने आधार से लिया है, ठीक है, तो वो वही वाला आधार उनको दे जो आपने घर का एड्रेस लिखा है वहाँ पे, क्योंकि वो मैच करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मैच किया जाएगा और आपकी स्क्रूटनी में मैच किया जाएगा। इसलिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधार कार्ड मत भूल के चले जाना गलती से भी। आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सब कुछ हो, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेके जाना। तो ये आपका आधार कार्ड को हो गया। इस तरह आपको 2 साइन करने हैं आधार कार्ड पे, एक यहाँ पे बीच में करना है, ठीक है, इसके बाद एक साइन आपको नीचे करना है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जारी क्रमांक, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आप भर नहीं सकते, वहाँ पे ये चीज़ आप भर ही नहीं सकते क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश है ना, अलाउ ही नहीं है। ये फॉरवर्ड स्लैश वहाँ पे आप अलाउ ही नहीं कर सकते उस कीबोर्ड में। तो मैंने तो डायरेक्ट 425 डाल दिया। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई यूनिक इस तरह का नंबर हो, बस वो सीधा इंसर्ट कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी चेक नहीं कर रहे इसको तो, ठीक है। बाकी
ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल है तो आप फोटोकॉपी बस जारी क्रमांक में अगर आपको लिखना है तो बस ये 420 425 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। आप अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस यहाँ सीसी को भी आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जो कॉलेज से मिला था। हाँ, इस वाले को आपका जो खुद का चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब जो कॉलेज वाला नहीं, जो आप बनवाओगे गेजेटेड से, उसको आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। उसको मत करना सेल्फ अटेस्ट, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेटिकली नेम वगैरह सब है। और सेल्फ अटेस्ट नहीं करना क्योंकि ये दूसरे द्वारा अटेस्टेड है, ठीक है। तो जिन भी डॉक्यूमेंट पे किसी और के अटेस्टेशन हो, जैसे यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन हो रखा है तो आपको नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मत कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा मेरा नाम, यहाँ पे मैंने इसको सेल्फ अटेस्ट नहीं किया क्योंकि ये गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने अपनी फ़ोटो भी लगाई है, क्योंकि मैंने जो चरित्र प्रमाण पत्र खरीदा था उस पर फ़ोटो का ऑप्शन भी था। यहाँ पे लिखा हुआ था फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो लिखा हुआ था, तो मैंने चिपका दी और उसको प्रिंट भी करा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे तो आपको फ़ोटो कॉपी दिख रही होगी। ओरिजिनल में आपको क्या करना है दोस्तों, ओरिजिनल जो आपका सेट 1 होगा ना, सेट 1 में आपको दोनों ही ओरिजिनल गजेटेड वाले लगेंगे, फोटोकॉपी नहीं लगानी। ये सेट 1 में मैंने जब मैं वहाँ लेके गया तो फोटोकॉपी लगा दी थी एक में, पर आपको फोटोकॉपी नहीं लगानी। आपको इस तरह, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको इस तरह चरित्र प्रमाण पत्र आपका, और इस तरह आपको ये 2 गजेटेड, ये वाला एक गजेटेड हो गया, और दूसरे की अभी आपने देखी फोटोकॉपी है ना, नहीं फोटोकॉपी नहीं लगानी, उसका भी आपको ओरिजिनल ही लगाना है। तो पहले सेट में तो आपको दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र दोनों ही ओरिजिनल लगाने हैं। तो जैसे ये मेरा ये वाला हो गया ओरिजिनल, और दूसरा वाला भी मैंने ओरिजिनल लगा दिया, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए, 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए। यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल के कराए थे, दूसरे पे मैंने कृषि अधिकारी के करा लिए थे, या तो आप 2 प्रिंसिपल के करा लो या 2 व्याख्याता के, मतलब 2 गजेटेड ऑफिसर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, बस 2 साइन होने चाहिए, अलग अलग लोगों के, अलग अलग सील होनी चाहिए, बस ये चेक कर रहे हैं वो लोग, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम आते हैं, अब फाइनल है, बस आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये हो गया आपका, ये मूल निवास हो गया। तो मूल निवास में मैंने ये वाले देखो 5 डिजिट का ये नंबर मिला हुआ था मुझे, ये 5 डिजिट का नंबर है, मैंने तो यही जारी क्रमांक में वहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब कई लोग बोल रहे टोकन नंबर वगैरह है, मुझे नहीं पता कहाँ पे जनरेट वगैरह कैसे होता है या कहाँ पे दिख रहा है वो। मैंने तो ये वाला सीधा क्रमांक था, क्रमांक के लास्ट वाले ये सीरियल नंबर डाल दिए, और ये मेरा काम हो गया। और वो इसको ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहे, बस वो मूल निवास में दोस्तों ये चेक जरूर करेंगे कि आप कहाँ के निवासी। मूल निवास थोड़ा सा चेक करें दोस्तों, मूल निवास में वो एक्चुअली वो देख रहे हैं कि आप जो है प्रॉपर जहाँ आपने जो एड्रेस लिखा है, एड्रेस से मैच हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और जैसे मैंने जो अपने गांव वगैरह का नाम लिखा है तो वो प्रॉपर मैच कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह से भी मैच करें मूल निवास को कि हाँ ये मैं वहीं का पर्सन हूँ या नहीं। तो मूल निवास थोड़ा सा चेक करेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ पे भी मूल निवास को भी आपको सेल्फ टेस्ट करना है। और इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट है, ये मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर दिया। तो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट में आपको कुछ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे तहसील वगैरह का नाम दिखेगा, ठीक है, मैंने क्रॉप कर दिया सिक्योरिटी की वजह से। जैसे यहाँ पे मैंने हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया यहाँ का टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे आपको तहसील वगैरह के नाम दिखेंगे, गाँव के नाम दिख जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे आप जाओगे नीचे, तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह की आपको देखो मैरिज सर्टिफिकेट में अगर कोई भी डाउट है तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो रजिस्ट्रेशन संख्या है ना, ये आपको फिल करनी है, और ये देखो /2022 लिखा हुआ है मेरे, ये इसको हटा दो, यहाँ ये पार्ट नहीं जाएगा, बस ये वाला पार्ट जाएगा। ये इतना, ये 20 डिजिट का नंबर होता है, 20 डिजिट्स का नंबर होता है, केवल यही फिल करा जाएगा। ये वाला पार्ट / के बाद वाला ये नहीं फिल करा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि / आप एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो विवाह, ये जो अधिकारी होता है ना आपका, वहाँ पे ऑप्शन आता है एक कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया ना उस पर सिग्नेचर किस अधिकारी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको नवरत्न शर्मा, तो ये इस तरह आप यहाँ पे देख लेना, अधिकारी का नाम प्रॉपर डाल देना, ठीक। यहाँ पे आपको
जब जारी क्रमांक जब आप वहाँ पे डालो मैरिज सर्टिफिकेट में, तो आपको जारी करने की दिनांक, ठीक है, ये जारी करने की तारीख वाली डेट डालनी है, डेट ऑफ इशू आपको डालनी है। जब आप फाइनल वहाँ पे आप जाओगे, जो आपका जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो मैरिज सर्टिफिकेट जब अपलोड करोगे तो वहाँ पे जारी क्रमांक आपकी जो होगी वो होगी डेट ऑफ इशू, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, डेट ऑफ इशू होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, डेट ऑफ इशू होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कई बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका ये हो गया मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, और आई गेस ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम हमारा पार्ट स्टार्ट होगा एफिडेविट्स का। तो एफिडेविट, ये मेरा पहला एफिडेविट है जो मैंने बनवाया था। देखिए, एफिडेविट अलग अलग जगह के हिसाब से बनते हैं। जैसे मेरा तो जो है ये डाक टिकट के हिसाब से बन गया। कई लोगों के 50 का नोट जो है उस तरह आता है, उस कई लोगों ने उस तरह का बनवाया। मैंने टाइप करवा लिया, कंप्यूटर से नहीं कराया, डायरेक्ट नोटरी से वहाँ पे जो है टाइपराइटर से टाइप करवा लिया। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह आप कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं दिस ये आपका नाम आ जाएगा, पुत्र श्री, ये आपके फादर्स नेम, फिर आपकी जाति ब्राह्मण, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, जिला जयपुर। शपथ बयान करता हूँ कि वर्तमान में विवाहित हूँ, और इस तरह ये आपका फॉर्मेट है बेसिकली, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। और फिर सील लग जाएगी, ठीक है, फिर सील लग जाएगी आपकी। तो आप देख लेना, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना, मैंने भी वहीं से करा था, बनवाया था। तो इस तरह आपका दूसरा बन जाएगा, संतान वाला बन जाएगा, और स्मोक वाला बन जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये है, जो मैरिड नहीं है तो उनको कौन कौन से बनवाने ही बनवाने दोस्तों। तो अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको, जैसे अगर आप नॉन मैरिड हो, ठीक है, जो मैरिड नहीं है लोग, तो उनको एक तो स्मोक वाला बनवाना है, ठीक है, कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। और एक दहेज वाला बनवाना है, कि मैं दहेज नहीं लूँगा फ्यूचर में, ये बनवाना ही बनवाना है आपको, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, दहेज वाला तो बनेगा ही, स्मोक वाला भी बनेगा, दहेज वाले, ये दो तो कन्फर्म है, बनवाने ही बनवाने हैं। हाँ, चाइल्ड वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है, चाइल्ड वाला आपका नहीं बनेगा क्योंकि आप मैरिड ही नहीं हो। तो स्मोक और दहेज, ये मैं बता रहा हूँ। जो मैं जहाँ पे गया था, मेरे पास वाले पर्सन से पूछा था कि आपके पास, आप मैरिड हो या नहीं हो, अगर मैरिड हो तो आपको ये चाइल्ड वाला एफिडेविट देना पड़ेगा, ये उसको बोला गया था मेंबर्स के द्वारा। इसलिए बता रहा हूँ, इसी के बेस पे बता रहा हूँ कि स्मोक और दहेज तो आपको लगाना ही लगाना है। बाकी जो आपका बच्चे वाला है, ठीक है, जो संतान की संख्या है, वो वाला आप ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अनमैरिड को तो लगाने ही नहीं वो वाला, ठीक है, अनमैरिड को नहीं लगाना। ये मेरे जो सेक्शन थे, मेरे जो वहाँ पे मेंबर्स थे, उन्होंने बोला, ठीक है। बाकी अब दूसरों से अगर, क्योंकि कई लोग मांग भी लेते हैं, कई लोग तो अनमैरिड से भी मांग लेते हैं वो वाला, वो अलग बात है। वो अगर मांग ले तो वहाँ पे भारी है, बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आप मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अनमैरिड को दो तो लगाने पड़ेंगे, स्मोक का और दहेज का तो आपको लगाना ही पड़ेगा, भले ही आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक आप छोड़ सकते हो, संतान वाला। और अगर कुछ भी आपने गलती करी हो तो उसका करेक्शन का सर्टिफिकेट, करेक्शन का एफिडेविट जरूर बनवा लेना, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। ये मैंने आपको कंप्लीट जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे सेट 1 पूरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सेट 2 में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, बस आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र है उनकी फोटोकॉपी जाएगी, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी सीसी की फोटोकॉपी जाएगी। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ एफिडेविट्स, इनकी फोटोकॉपी जाएगी सेट 2 में। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आई गेस ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, लेकिन मैं अब आपके ज़्यादातर के डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डीवी में क्या हुआ, ठीक है। तो डीवी में दोस्तों 1 सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले मेरा आया था सेठ आनंदी लाल स्कूल, ठीक है। सेठ आनंदी लाल जो स्कूल है आपकी, इसमें मेरा डीवी हुआ, ठीक है। ये आपका जीएलएन मार्ग पे है, याद रखिए जीएलएन मार्ग। वहाँ पे आपको वैसे सीधी बसेस भी जाती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली गुरुद्वारा मोड़ आ सकते हैं, वहाँ से बसेस मिल जाएगी। मतलब आराम से आपको कनेक्टिविटी पूरी मिल जाएगी, ऑटो वगैरह खूब चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। और एक कई लोगों का है गुरु नानक में, ठीक है, गुरु नानक। तो जिनका गुरु नानक में है ना, गुरु नानक और इसमें 3 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, पास पास ही है और ऑटो वगैरह काफ़ी चलते हैं, आराम से आप पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गई सेंटर की बात। वैसे मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी है, आप देख लेना सेंटर वगैरह क्या है कैसा है। बाहर से मैंने उसकी बता भी दिया, इमेज वगैरह, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दिया है, आप चेक कर लेना। इसके बाद देखिए, जैसे आप एंटर होगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एक पर्ची देंगे। मैं बताता हूँ कैसी वाली देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, इस तरह की आपको मिलेगी पर्ची एक, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो पर्ची दिखी है, तो उसमें आपको लिखा होगा कि प्रथम पारी है, दल संख्या 10 है, क्रम संख्या 6 है, ठीक है। इस तरह की आपको एक पर्ची दे दी जाएगी। अब ये बहुत काम की चीज़ है, इससे ही आपको पता चलेगा कि आप किस आपका जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है, दल संख्या मतलब ग्रुप संख्या। तो आपका ग्रुप नंबर कौन सा है, 10 है, और उस ग्रुप नंबर में आपका सीरियल नंबर कौन सा है। तो जैसे मैं छठे नंबर पे था, तो वो ऐसे आपको आवाज़ देंगे कि शुरू के 5, जैसे मान लो 10 दल हैं, मेरे 1 से 10 दल है, मैं आपको समझाता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लाइनें बना देते हैं वो। तो फर्स्ट लाइन में मान लो ये लोग बैठे हैं, दूसरी लाइन में इस तरह लोग बैठे हैं, तीसरी लाइन में इस तरह लोग बैठे हैं, चौथी लाइन में इस तरह लोग बैठे हैं, पांचवी में बैठे हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इस तरह 10 लाइनों में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह बैठ जाओगे, लाइनें बना देंगे आपकी, आपको बिठा देंगे, फिर आपको ये बांटेंगे, ठीक है, कि आप प्रथम पारी में तो आए हैं, सभी प्रथम पारी के थे। दल संख्या मालूम मेरी 10वीं थी, तो मेरी 10वीं में मेरे से आगे 5 लोग थे, मैं छठवें नंबर पे था, तो मुझे क्रम संख्या 6 दे दी, ठीक है, क्रम संख्या 6 मुझे मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, वो क्या बोलेंगे सबसे पहले तो, अगर उनके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, शुरू में जब बुलाएंगे तो बोलेंगे कि ये कि हर दल संख्या का शुरू के 5 पर्सन आ जाओ, ठीक है। तो मतलब 50 लोगों का वो करेंगे वेरिफिकेशन शुरू के। कौन कौन से, पहले के भी, पहली दल संख्या के भी 5 बुलाएंगे, दूसरे के भी 5, और इस तरह टोटल 10 के 5 बुला लेंगे, तो टोटल 50 बच्चे चले जाएंगे पहले, ठीक है। अब मान लो इनमें बुलाया इनको, ठीक है, लेकिन इनमें से कई तो जमा रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए, तो फिर वो आगे वालों को बुलाना स्टार्ट कर दे कि छठा नंबर भी आ जाओ, सातवां भी आ जाओ, आठवां भी आ जाओ, या फिर 10वीं तक आ जाओ, ठीक है। तो जैसे मेरे दल में तो क्या है, लोग पूरी तरह डॉक्यूमेंट ज़्यादा लाए नहीं थे, तो इस केस में क्या करा कि मेरा नंबर फटाफट आ गया, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज थे, सब कुछ ठीक था। अब डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंजमेंट का भी मैं बताता हूँ क्या, यहाँ पे सीरियल क्या रहेगा, सब आपको किस सीरीज में जमाना है डॉक्यूमेंट्स को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको सीरीज, 1 सेकेंड। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सीरीज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, ठीक है, इसी इसी सीरीज में जमाना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको पहला क्रमांक जो जमेगा आपका, सेट 1 बता रहा हूँ, सेट 1 और सेट 2 सेम ही जमेंगे, कुछ भी अंतर नहीं है, बस फोटोकॉपी का अंतर है कि वहाँ पे फोटोकॉपी लगेगी सेट 2 में गजेटेड की, ठीक है, और उसकी आपके एफिडेविट्स की, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो सेट 1 में जैसे पहला क्या लगेगा दोस्तों, आपका लगेगा एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबसे ऊपर लगेगा, ठीक है, सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था इस वैकेंसी का, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका लगेगा दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपका सेकंड नंबर पे जमेगा। सेम क्रम आपको रखना है दोस्तों, ठीक है। तीसरे पे आपको क्या लगेगा दोस्तों, तीसरे पे आपका लगेगा स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म, ये थर्ड नंबर पे आएगा। चौथे पे आएगा आपका जो आपकी रिसीट है, ठीक है, सक्सेस वाली रिसीट है, जो अभी आपकी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट, जो अभी आपकी पेमेंट जो आपने करी थी, स्क्रूटनी फॉर्म जब आपने भरा तो जो आपने पेमेंट करा उसकी रिसिप्ट यहाँ पे लगेगी, ठीक है, चौथे पे ये आ जाएगा। पांचवे पे आपकी आएगी 10th की मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट, और जिनके पास सर्टिफिकेट अलग से है तो वो प्लस सर्टिफिकेट भी अलग से जो है वो यहीं अरेंज करेगा इसके साथ ही। जिसका कॉमन है तो कॉमन वाले को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक साथ ही होता है। जिनके सर्टिफिकेट अलग है वो सर्टिफिकेट इसके साथ ही लगा देगा। फिर इसके बाद आती है 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर 7th पे आपकी आएगी, इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बीटेक वाली। तो बीटेक में देखो दोस्तों, बीटेक में क्या क्या पोर्शन आएगा। सबसे पहले आपकी बीटेक की डिग्री लगेगी, ठीक है, बीटेक डिग्री ये सबसे पहले लगेगी। इसके बाद आपका एट्थ पोर्शन में, एट्थ स्टेप में आपकी क्या लगेगी, बीटेक की, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बीटेक की कंसोलिडेट मार्कशीट, ठीक है, कंसोलिडेट मार्कशीट लगेगी। फिर 9th पोर्शन पे आपका लगेगा बीटेक की फर्स्ट सेम से लेके जो आपकी 8th सेम तक है वो मार्कशीट लगेगी। इसी क्रम में आपको जमाना है दोस्तों, इसके अलावा कोई क्रम नहीं है, यही क्रम वहाँ पे वो इसी क्रम में उन्होंने बताया था कि इसी क्रम में जमाना है, ठीक है। 10th पे आपकी, इसके बाद आपका क्या लगेगा दोस्तों, इसके बाद आपका जाएगा आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। तो मार्कशीट के बाद आपका क्या जाएगा दोस्तों, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद दोस्तों जाएंगे आपके कॉलेज वाला, कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आधार कार्ड के बाद जाएगा। और उसके बाद 12th नंबर पे आपके आ जाएगी दोस्तों गजेटेड के कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, गजेटेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाले वो लगेंगे, ठीक है, गजेटेड के कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाले लगेंगे दोस्तों यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका जो ये 12 हो गए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों मूल निवास, ठीक है। और मूल निवास के बाद या तो आपका, अगर आप मैरिड हो तो आप अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो मूल निवास, मैं इस नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, लिख देता हूँ। तो जैसे प्रीवियस पेज में क्या था, आपका गजटेड का हो गया, इसके बाद गजटेड के बाद आपका 13 पे आएगा मूल निवास, ठीक है, मूल निवास, मूल निवास हो गया। अब 14 पे आपका आएगा, या तो आपका कास्ट लग जाएगा, अगर आपके पास, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद चाहो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो, और फिर उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो उन्होंने शीट लगा रखी थी वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट का कहीं भी नाम नहीं था। चूंकि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो मेरे 14 नंबर वाला मैरिज सर्टिफिकेट बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो एक बार कंफर्म कर लेना कि 14 पे कास्ट लगेगा या मैरिज लगेगा,
ठीक है। मेरे हिसाब से कास्ट 14 पे रहेगा और मैरिज आपका 15 पे चला जाएगा। फिर इसके बाद आपके क्या लगेंगे दोस्तों, एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट आपके लगेंगे। बस इसी सीरीज में आपको जमाना है, ये आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओरिजिनल अगर आपके पास कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे जो मेरे पास वाला पर्सन था, उसके पास एफिडेविट भी नहीं थे, एफिडेविट नहीं लाया था। तो उसको एक बोला कि सादे पन्ने में लिख दो कि मैं एफिडेविट बनवा के दे दूंगा। यहां तक वो कर रहे हैं, वो प्रोविजनल में डालने से बच रहे हैं दोस्तों। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको प्रोविजनल में डाले, वो उनकी पूरी कोशिश यही है कि आपको प्रोविजनल में ना डाला जाए, आप जो है एक बार में काम खत्म करके चले जाओ। ठीक है, वो काम नहीं बढ़ाना चाहते वहाँ पे, तो बहुत मौके दे रहे हैं। अगर यहाँ तक कि एक दो चीज़ें अगर आप कोई छोटी थोड़ी बहुत कमी भी है तो प्रोविजनल में नहीं डाल रहे वो लोग। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो हो सकता है प्रोविजनल में डाल दे, वरना प्रोविजनल में नहीं डालते, आपको पूरा टाइम दिया जाता है। जैसे कई लोग एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लाए थे, यहाँ कई लोग एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी ही नहीं लाए, तो उनको बोला कि आप जाके फ़ोटोकॉपी करा कर ले आओ बाहर से। तो टाइम देते हैं, पूरा टाइम देते हैं आपको। जैसे मेरी शिफ्ट 10 से 2 बजे तक की थी, 10 AM से 2 PM तक की ये शिफ्ट थी जो प्रातःकाल वाली थी। ठीक है, तो मैं 10:45 AM पे मैं फ्री हो गया था और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया, जबकि मेरे पास वाले बंदे को कम से कम 20 मिनट लग गए। क्यों? क्योंकि उसने सिग्नेचर नहीं कर रखे थे, उसके कई चीज़ें इधर उधर मिसिंग थी, तो या फिर उसने प्रॉपरली जमा नहीं रखा था, और यहाँ तक कि उसने अरेंज भी गलत तरीके से करा था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अरेंज करके उसने तो जो है उसको पूरा धागा बांध बूंद के दे भी दिया था, तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरा कोऑपरेट करेंगे। कुछ भी चीज़ मिसिंग होगी तो एफिडेविट आप बाहर से बनवा लेना। फोटोकॉपी की दुकान वहीं पे है दोस्तों, फोटोकॉपी की दुकान वहीं पे, लेकिन उस पर भीड़ लगती है। तो उस भीड़ से बचने का एक ही तरीका है, पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। कई लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट भूल के आ गए थे, ये गलती मत करना, एक एक चीज़ चेक कर लेना। ये जितने भी मैंने बताया ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ओरिजिनल कौन कौन से रखने हैं आपको मैं बता देता हूँ। तो ओरिजिनल में आपको मैं बता चुका हूँ वैसे तो, मैं आपको प्रीवियस पेज पे ले जाता हूँ। तो ओरिजिनल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, 12th की, बीटेक की डिग्री ओरिजिनल, आपकी बीटेक की कंसोलिडेट मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, फर्स्ट से 8 सेमेस्टर की मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, कॉलेज सीसी ये ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, गस्टेड वाले है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है, और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपने लगाया है वो ओरिजिनल है अगर आपके पास, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मूल निवास वगैरह ये सब ओरिजिनल ले जाना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 मिनट में फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपका सहयोग करेंगे हर चीज़ में। तो वो भी नहीं चाहते कि आप प्रोविजनल लिस्ट में डाले जाएं, वो भी यही चाहते हैं कि एक बार में काम फिनिश हो। ठीक है, सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, जिसको भी आंसर आता हो वो कमेंट सेक्शन में लोगों के डाउट क्लियर कर दे, क्योंकि कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता, तो मैं गलत कमेंट नहीं करना चाहता जो चीज़ मुझे नहीं पता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि RSM से आप कनेक्ट कर लो अगर आपको कोई चीज़ पे डाउट है तो। ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसके कमेंट में आंसर कर दूंगा, लेकिन मैं सभी के नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इतने कमेंट का आंसर करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।